दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इसलिए कि अब सीनियर्स आपके साथ मैं क्या क्लास करूं। अरे नहीं, बच्चों के लिए आप बच्चों हम सुनेंगे, बच्चे लोग सुनना चाहते हैं आपको, हम तो कभी और बातचीत कर सकते हैं। जी जी सर, मैं औपचारिकता पूरी करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको। और हमारे साथ मेरे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगी कि आप विधिवत क्लास शुरू करिए। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। तो सर, आप चाहे तो बच्चों से, सबके बच्चों के नाम भी नीचे आ रहे हैं। जी जी हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स से बात करना चाहूंगा। हाँ, कितने स्टूडेंट हैं? सर अभी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हैं, ये हैं। सर वरुण है जी, ऋषभ है, एक का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अंकित है, रेशु, गाव्या, जो भी, प्रदीप हैं, यानी ये सब सारे ऑन हैं। जी सर। जी जी, वो अपनी बातचीत शुरू करें। बिल्कुल सर। जी, जहां तक थिएटर में निर्देशन का सवाल है, अब हमारे साथ इस क्लास में ओम भाई भी बैठे हुए हैं और देशमुख साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छे खासे मतलब तजुर्बा है इनका और एक लंबा एक्सपीरियंस है और अपने आप में सब कुछ है। अगर कुछ इस तरह के कोई पॉइंट्स आते हैं मेरी बातचीत में तो प्लीज उसे पॉइंट आउट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जब हम निर्देशन की बात करते हैं, थिएटर यानी डायरेक्शन की बात करते हैं इंडियन थिएटर में, तो हमें दो तरह से सोचना पड़ेगा। एक तो ये कि हम किस तरह के ग्रुप्स के लिए नाटक निर्देशन कर रहे हैं, वो थिएटर ग्रुप है या वो कोई प्रोफेशनल रिपर्टरी है, लाइक एनएसडी और कोई जितने बड़े बड़े थिएटर ग्रुप हैं इंडिया में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये उसके बाद हमारी स्टडी थोड़ी अलग हो जाती है कि एक निर्देशक का काम क्या है और असल, जैसे आप ये कह लें कि निर्देशन या डायरेक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसको हम एक, जैसे किसी एक फैमिली का जो हेड हो, जिसे हर चीज का ज्ञान हो। अब हम एक निर्देशक के तौर पर जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम कलकत्ते के जैसी जगह में बैठकर निर्देशक कर रहे हैं, किसी नाटक को का निर्देशन कर रहे हैं, और फिर वही आदमी जाकर जब दिल्ली में नाटक करता है और बॉम्बे में नाटक करता है, तो तमाम जगह में नाटक करने का जो तरीका है, वो फॉर्म है, थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग हो जाता है। अब अलग कैसे हो जाता है? जाहिर सी बात है कि नाटक का ताल्लुक जो है थिएटर का, स्क्रिप्ट, जगह, स्पेस यानी स्टेज, अदाकार, एक्टर्स और ऑडियंस। स्क्रिप्ट हमारे पास वही है जो दिल्ली में भी है, जो बॉम्बे में भी है, जो कलकत्ते में भी है। स्टेज भी हमारे पास वही है जो दिल्ली में है, जो बॉम्बे में है, जो कलकत्ते में है। लेकिन हमारे पास अदाकार और हमारे पास ऑडियंस अलग हो जाती है। अब हमारा चुनाव ऐसा होना चाहिए, यानी स्क्रिप्ट इस तरह से किया जाए, मतलब उसको इस तरह से डायरेक्ट किया जाए कि तमाम ऑडियंस और तमाम वर्ग के लोग उसको
अपनी चीज समझें और अपने ढंग से उसको लें। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि थिएटर जो है उसमें आप ये समझ लीजिए कि कोई भी शख्स, कोई भी आदमी अगर थिएटर की स्टडी करके, यानी किताबें पढ़कर, सिर्फ किताबें पढ़कर या फिर सेमिनार और लेक्चर्स सुनकर वो अगर थिएटर का डायरेक्टर बन जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। कभी भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, यहाँ तक कि एक्टर भी नहीं बन सकता है। इसलिए कि थिएटर का जो ताल्लुक है वो प्रैक्टिस से है और एप्लीकेशन से है। अगर हमने थिएटर डिजाइन, डायरेक्शन, इसके बारे में बहुत पढ़ाई की है और एक जाहिर सी बात है कि हम एकेडमिक में उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ड्रामे पढ़ाए जाते हैं, वहां भी प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छे से ड्रामे पढ़ाते हैं, लेकिन वो थिएटर नहीं पढ़ा सकते, थिएटर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस में जब हम आते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है, एक डायरेक्टर यानी बीइंग एन एक्टर, आर्टिस्ट, हमको खुद सवाल करना पड़ता है कि हमारी उम्र क्या है, हमारा तजुर्बा क्या है, और हम इस काम के लिए अगर आए हैं थिएटर का डायरेक्शन देने के लिए, तो उसकी वजह क्या है, क्यों हमने इस फील्ड को पसंद किया है। थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिसमें तमाम चीजें हैं, यानी आप देखें शायरी, पोएट्री, कविता, उसके पास शब्द हैं लेकिन उसके पास आवाज नहीं है। म्यूजिक के पास आवाज है लेकिन उसके पास शब्द नहीं है। नृत्य के पास भाव भंगिमा है लेकिन उसके पास न शब्द है, न ही उसके पास रंग रोशनी है। और हस्तकला, पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, पेंटिंग के पास रंग है, रोशनी है, लेकिन उसके पास ना आवाज है, ना ही शब्द है। थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिसके पास आवाज भी है, जिसके पास भाव भंगिमा भी है, जिसके पास रंग भी है, जिसके पास रोशनी भी है, तमाम चीजें हैं उसके पास। इसीलिए थिएटर को कहा गया है पांचवा वेद, यानी वेद का मिश्रण है वो। अब ये तमाम चीजें एक आर्ट में जाकर जमा हो जाती है, एक फन में जाकर जमा हो जाता है, तो सबसे पहली जरूरत ये हो जाती है एक निर्देशक के लिए कि वो उन तमाम चीजों पे, उलूम जैसे नॉलेज, तमाम नॉलेज की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। अब इस जानकारी को जो वो जानता है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, जो उसने स्टडी के जरिए या फिर प्रैक्टिस और एप्लीकेशन के जरिए जो उसने गेन किया है, जो एडुकेट हुआ है एक डायरेक्टर, उसको किस तरह से जाकर स्टेज पर अदाकारों के साथ इम्प्लीमेंट करता है। अब वही बात आती है कि हम डायरेक्शन किसके दरमियान में दे रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल थिएटर कंपनी है या फिर एक जिसे हम ग्रुप थिएटर कहते हैं, जो थॉट प्रोवोकिंग सीरियस प्ले कर रहा है, जो थॉट प्रोवोकिंग एंटरटेनिंग प्ले करता है, जैसा कि हम आप हर कोई कर रहे हैं यहाँ। मैं प्रोफेशनल और मैं कमर्शियल थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस तरह के थिएटर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि थॉट प्रोवोकिंग एंटरटेनिंग थिएटर, जो से हम ग्रुप थिएटर कहते हैं, वहां जब एक निर्देशक किसी प्ले पे काम करना शुरू करता है तो सबसे पहला उसका जो फोकस होता है कि वो स्क्रिप्ट यानी नाटक को चुनता है, एक स्क्रिप्ट को चुनता है, और उस स्क्रिप्ट को चुनते वक्त उसके जहन में ये रहता है कि ये नाटक किन कलाकारों के साथ खेला जा रहा है और ऑडियंस यानी दर्शक उसकी क्या है। पहला काम हमारा ये हो जाता है कि हम किन अदाकारों के साथ ये नाटक खेल रहे हैं और दर्शक कौन है और किस जगह खेल रहे हैं। यानी हम अगर एक नाटक कलकत्ते में यानी सेंट्रल कैलकाटा में बैठकर अगर हम कोई नाटक डायरेक्ट कर रहे हैं या उसको प्रिपेयर कर रहे हैं,
हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज, लाइट्स की कमी नहीं है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर सकते। साउंड सिस्टम जैसा चाहें हम इस्तेमाल कर सकते। हमारे पास अच्छे ऑडिटोरियम्स की भी कमी नहीं है, हम उस वहां भी जा सकते हैं। लेकिन वही नाटक, वही स्क्रिप्ट अगर हम छोटी जगह में जहाँ पे रिसोर्सेस कम है वहां जाकर खेलते हैं तो फिर क्या हो जाता है? जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है या जो हमारे काम करने का जो तरीका है वो पूरा बदल जाता है। अब हमारे पास ना लाइट्स की आसानी है, ना ही हमारे पास वैसा स्टेज है जहां पे हम उतने सारे लाइट्स को जमा कर सकें। तो अब एक डायरेक्टर के तौर पर जब स्क्रिप्ट को वो सिलेक्ट करता है तो सबसे पहले डायरेक्टर क्या काम करता है कि ये देखता है कि इस स्क्रिप्ट का, इस नाटक का जो दर्शक है वो कौन सा वर्ग है। अब उस दर्शक के पास कैसे, किस तरह से पहुंचा जाए। मान लीजिए कि हमने आषाढ़ का एक दिन जैसा नाटक किया। अब आषाढ़ का एक दिन जैसा नाटक अब हम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो उसका जो थीम है, उस नाटक के अंदर का जो एक मवाद जिसे हम कहते हैं, जो तमाम बातों को वो नाटक कहना चाह रहा है, हम उस चीज को लेकर सिर्फ अदाकारी के साथ खेलना शुरू करते हैं। यानी एक्टिंग के जो हैं उस पे हम ज्यादा जोर देते हैं और उस पे हम काम करना शुरू करते हैं। डिजाइनिंग हमारा अलग हो जाता है, लाइट्स के बारे में हम कम सोचते हैं, म्यूजिक के बारे में हम कम सोचते हैं। लेकिन यही चीज जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर दूसरी रिपर्टरी दूसरे लोग जब वो करते हैं तो उनके जहन में एक पूरा टोटल थिएटर रहता है। यानी अब टोटल थिएटर क्या कि जिसमें भाई इमोशन, मूड और उन तमाम चीजों को क्रिएट करने के लिए उनके पास अदाकार के अलावा लाइव भी है, म्यूजिक भी है। यानी कुछ एक ऐसी चीज, जैसा कि मैंने बताया कि थिएटर वो चीज है जहाँ पे शब्द भी है, जहाँ पे म्यूजिक भी है, जहाँ पे आवाज भी है और जहाँ भाव भंगिमा तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को मिलाकर थिएटर हो रहा है। तो हम कुछ चीजें, कुछ ऐसा इमोशन, कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो स्क्रिप्ट के अंदर है, जो अदाकार के जरिए, अदाकार के संवाद और उसकी डायलॉग डिलीवरी के जरिए हम पेश करते हैं और साथ में उस मूड को बढ़ाने के लिए हम लाइट्स का सहारा लेते हैं, हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं, उसी तरह से हम कॉस्ट्यूम का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी आसानियां हैं। लेकिन अब हमारे काम करने का जो असल प्रोसेस है, यानी एक डायरेक्टर को किस तरह से एक स्क्रिप्ट को लेकर काम करना चाहिए, तो सबसे पहला तरीका तो वही है कि एक डायरेक्टर जब स्क्रिप्ट को लेता है, पढ़ता है, तो वो उस स्क्रिप्ट के साथ कितना खुद को इन्वॉल्व कर पाता है। अगर एक डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट की पटकथा, कहानी, उसके संवाद, उसके कैरेक्टर के साथ उसका जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है स्क्रिप्ट का, वो जो क्राफ्ट पूरा तैयार किया हुआ है स्क्रिप्ट का, उसके साथ कितना जुड़ रहा है। अगर एक डायरेक्टर उस पूरे स्क्रिप्ट के फजा के साथ जुड़ जाता है तो ही उसको उस स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई एक प्रोजेक्ट के तहत हमें कोई एक स्क्रिप्ट मिल गई, अब चलो उसे कर दें, तो वैसे में कभी भी एक अच्छा प्रोडक्शन हमारे सामने नहीं आएगा। अब जब डायरेक्टर ये समझता है कि वो उस स्क्रिप्ट के साथ बहुत अच्छे से मिल गया है और जुड़ गया है, तो फिर उसका दूसरा काम ये होता है कि वो ये देखता है कि इस स्क्रिप्ट के साथ उसके जो कलाकार हैं वो कहाँ तक उनका एक मेल बैठ रहा है। यानी उन कलाकारों के साथ उस स्क्रिप्ट को देखता है। फिर उसके बाद उन कलाकारों के साथ साथ उसके जहन में ये होता है कि वो जिस पीरियड में काम कर रहा है, जो अभी का माहौल है उसके सामने में, सोशल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, इन तमाम चीजों के साथ क्या ये नाटक दर्शकों के साथ पूरा मिल पाएगा, दर्शकों के साथ पूरा जा पाएगा, ये एनालिसिस करना सबसे पहला काम एक निर्देशक का होता है। और यहीं पे निर्देशक
बहुत कामयाब होता है अगर उसने स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझा हो और स्क्रिप्ट को उस तरीके से वो लिया हो। यानी अगर हम कुछ ऐसा स्क्रिप्ट करते हैं, ऐसी बात है कि हम आप देखते हैं कि 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराने वो जो ग्रीक के प्लेस हैं या फिर हमारे संस्कृत नाटक हैं, वो आज के दौर में भी खेले जाते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ खेले जाते हैं। वो तो 1000 साल पहला, 2000 साल पहले का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, लेकिन वो आज भी इतना रेलेवेंट क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो बनाए हैं, उसकी अंदर की जो एक फीलिंग्स है, वो चीज जाकर उस किरदार और उस कहानी नाटक की पटकथा के साथ पूरे तौर पर मेल खाती है जाकर। तभी हमें शेक्सपियर का कोई प्ले पुराना नहीं लगता, कालिदास का भी प्ले आपको पुराना नहीं लगेगा, और ना ही ग्रीक कोई भी प्ले आपको पुराना नहीं लगेगा। लेकिन बिल्कुल नया प्ले, मान लीजिए हाल में ही लिखा गया है, लेकिन वो हमसे जब जुड़ता नहीं है तो वो प्ले बेकार हो जाता है। अब यहाँ पे यही चीज है कि किसी भी अच्छे स्क्रिप्ट को जब तक कोई अच्छा डायरेक्टर, अच्छे ग्रुप ऑफ एक्टर्स और अच्छी टीम के साथ नहीं खेला जाता है, उस वक्त तक उस स्क्रिप्ट की मानवीयत भी सामने नहीं आती। हमारे पास मिसाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के जितने भी अच्छे नाटक आज, जिसे हम अच्छा कह रहे हैं, जिसे पहले लोग करना नहीं चाहते थे और डरते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक को कैसे खेलेंगे, शंभू मित्रा ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाटकों को उस ढंग से समझा और उस तरीके से पेश किया कि तमाम लोगों के सामने वो बातें खुल कर आ गई कि इस नाटक के अंदर की असल बात क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर राजा नाटक में क्या कहना चाहते हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर रक्तकर्मी में क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन चीजों का जो अंदर का एसेंस है, उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पेश किया। उसी तरह से ओम शिवपुरी ने आपका वो तुगलक नाटक में जब काम किया पहली बार, तो चीजें ये समझ में आती हैं कि अदाकार के हाथ में, हदायतकार के हाथ में जब कोई स्क्रिप्ट जाता है, तो फिर उसके बाद वो बात बनती है कि उसने किस ढंग से चीजों को खेला है। अब चलिए, एक हिदायतकार के तौर पर जब स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करता है एक डायरेक्टर, तो सबसे पहले अब जो जैसा कि प्रोसेस है, और आपके साथ अभी क्लास में वसंत काशीकर साहब भी हैं और गोविंद हमारे देशमुख साहब भी हैं और अपने ओम भाई भी हैं। तो ये लोग अच्छी तरह से एक्सपीरियंस और तजुर्बाकार लोग हैं, ये भी समझते होंगे, पता ही होगा इनको कि एक स्क्रिप्ट को हम जब अनस्क्रिप्ट करते हैं, यानी लिखे हुए नाटकों को जब हम खोलते हैं, उसे बाहर करते हैं, तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि अदाकारों के साथ हम स्क्रिप्ट की रीडिंग में जाते हैं, जो आप सभी जानते हैं कि यही एक तरीका है कि स्क्रिप्ट रीडिंग में जाते हैं। अब हर डायरेक्टर का अपने काम करने का एक तरीका है। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो स्क्रिप्ट के साथ अपना एक कंसेप्चुअल डिजाइन रखते हैं, यानी जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा है या स्क्रिप्ट को जब सिलेक्ट किया है, तो उसी वक्त उन्होंने एक खाका बना लिया है वैसे डायरेक्टर ने कि ये कैरेक्टर इस तरीके से जाएगा, या फिर इस कैरेक्टर की एंट्री एग्जिट क्या होगी, या फिर ये कैरेक्टर इस नाटक का पूरा सेट किस तरह से होगा, और कॉस्ट्यूम क्या होगा। ये सारी चीजें एक निर्देशक फ्लोर पे स्क्रिप्ट आने से पहले ही कंसेप्चुअली डिजाइन कर लेता है। एक डायरेक्टर वो होता है, और एक वो डायरेक्टर होता है कि जो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है और स्क्रिप्ट को पहले ऑब्जर्व करता है कि उसके अंदर की जो आत्मकथा है, जो वो कहना चाह रहा है,
नाटककार इस नाटक के संवाद के जरिए सिर्फ उसको समझने की कोशिश करता है और बाकी तमाम डिजाइन उसके दिमाग में नहीं होती। यानी वो अदाकारों के साथ जब फ्लोर पर आकर रिहर्सल में खेलता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं, इसकी एंट्री एग्जिट ऐसी होनी चाहिए और इस संवाद का जो टेक्स्ट है, जो डायलॉग है, उसके सब टेक्स्ट क्या होने चाहिए। तो दोनों काम करने का प्रोसेस अलग है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है या कौन सा खराब है या क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से हम काम करते हैं यहाँ कोलकाता में, जो हमारे काम करने का प्रोसेस है कि हम स्क्रिप्ट को एक्टर्स के साथ रीडिंग में जाने के साथ साथ उनके साथ सीन इम्प्रोवाइज करते हैं और बार बार सीन को इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। एक बार दो बार के स्क्रिप्ट रीडिंग में गए, फिर उस पे हर एक सीन को इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। सीन को इम्प्रोवाइज करने के दौरान हमें सब टेक्स्ट बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एक कविता या कोई भी एक कहानी या कोई भी ऐसा नाटक आप एक रीडिंग में पढ़िए, आपका मिजाज शायद जैसा होगा। जिस वक्त आप जहनी जो आपका जहन जिस तरह काम कर रहा होगा, आप उसी ढंग से उस कहानी को लेंगे, उस पोएट्री को लेंगे और फिर दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फर्क आएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो फर्क आएगा, चौथी बार फिर पढ़ेंगे तो फर्क आएगा। यानी जो कहानी पढ़ रहे हैं या फिर जो कविता आप पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ने पर आपके अंदर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आपके सोच में आती चली जाएगी। तो ये आपकी जो तब्दीली आ रही, जो सोच में तब्दीली आ रही, वो इंडिविजुअल, यानी एक निर्देशक सिर्फ अकेले में या फिर एक कोई भी रीडर अकेले में बैठकर अगर वो पढ़ रहा है और बार बार पढ़ रहा है, अलग अलग मौकों पर पढ़ रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से उस तजुर्बे से, उस कहानी के या उस कविता की जो एसेंस है उससे वो वाकिफ होता है। लेकिन वही टेक्स्ट जब हम 8-10 कलाकारों के साथ पढ़ते हैं, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अपने ढंग से अपना कुछ न कुछ एफर्ट उसमें डालता है, कुछ सबटेक्स्ट उसमें डालता है, तो चीजें और भी अलग होती चली जाती हैं। इसलिए मेरे लिहाज से मैं जो समझता हूं कि किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर डायरेक्टर एक मुकम्मल डिजाइन के साथ अगर वो स्टेज पर उतरता है, रिहर्सल के लिए उतरता है अपने अदाकारों के साथ, तो शायद वो कहीं पे वो एक चीजें रुक जाती हैं, कहीं पे वो एक स्थिर, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन एक डिजाइन तैयार है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट एक डायरेक्टर ने बनाया है जिसपे वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है कि भाई इस तरह का उसने डिजाइन तैयार कर लिया है तो अब वो उसी पे काम करेगा, ऐसा नहीं। बल्कि उसके दिमाग में, एक डायरेक्टर के दिमाग में हर वक्त ये चल रहा है कि वो अपने अदाकारों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा किरदार है, डायरेक्टर जब पढ़ रहा था, जब समझ रहा था, तो उसने बहुत अच्छे ढंग से समझा, बहुत अच्छे ढंग से विजुअलाइज किया, लेकिन उसी किरदार को, उसी कैरेक्टर को जब कोई एक एक्टर, हो सकता है कि बिल्कुल मामूली एक्टर हो, नया आया हो आपके यहाँ ग्रुप में, लेकिन उसने कहीं पे कुछ ऐसा ट्यूनिंग आपको दे दिया है कि जो चीजों को पूरा बदल दिया। उसके बोलने का तरीका अलग हो गया, उसके देखने का तरीका अलग हो गया, यानी उसमें एक नया सबटेक्स्ट जुड़ गया। अब उस नए सबटेक्स्ट के साथ जब आप खेलेंगे, आप प्ले करेंगे, तो एक एक चीज बदलती चली जाएगी। इसलिए मैं जो समझता हूँ, मेरा जो प्रोसेस है काम करने का, वो यही है कि स्क्रिप्ट लेकर एक्टर्स के साथ रिहर्सल फ्लोर पे पहुंचते हैं और उसके बाद एक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम काम करना शुरू करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक डायरेक्टर का एक्टर के साथ रिलेशन कैसा हो। तो एक डायरेक्टर का एक्टर के साथ रिलेशन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर डिक्टेटर के तौर पे नजर आए, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर को हर लिहाज से एक दोस्त और उसका गुरु और गाइड बनकर रहना चाहिए अपने अदाकारों, और उसकी तमाम चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए
और एक तो ये है कि भाई हर इंसान के अंदर में 5 सेंस है, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श। छठा सेंस जो है, जो इनविजिबल है, और ये छठा सेंस जो है, 6 सेंस, हर किसी के अंदर होता है। हर किसी का ये इनविजिबल सेंस जो है, उसको किस तरह से डायरेक्टर तमाम अदाकारों के साथ मिलकर उसको प्ले करता है, तब चीजें जाकर एक अलग आती हैं। एक डायरेक्टर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो सबसे पहली क्वालिटी ये है एक डायरेक्टर की, कि उसके अंदर एक्टिंग का पूरा मादा हो। यानी एक डायरेक्टर का अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि एक डायरेक्टर का एक्टर होना क्यों जरूरी है? तो उसकी वजह ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि डायरेक्शन देने का तरीका हम किस तरह के ग्रुप के साथ कर रहे हैं। क्या वो प्रोफेशनल रिपर्टरी है, या फिर जिस तरह से थॉट प्रोवोकिंग एंटरटेनिंग प्लेस हम लोग जिस तरह से करते हैं, ग्रुप थिएटर जिसे हम कहते हैं, वैसा ग्रुप है जो तमाम चीजों के साथ चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक थिएटर स्कूल है, एक थिएटर की अपनी प्रोफेशनल रिपर्टरी है, वहां पे अगर डायरेक्टर एक्टर नहीं भी है तो भी चलेगा। हम डिजाइन्ड एक्टर के साथ अगर काम करते हैं तो हमें उन्हें सिर्फ इशारा करना होता है, हमें उन्हें सिर्फ एक सबटेक्स्ट और एक ब्लीफ और एक मूड की बात करनी होती है, और उन्हें बताना होता है कि हमें ये चाहिए, इस सीन का डिमांड ये है, या ये लाइन जो है, इस जो पंक्ति है, इस पूरे पंक्ति में एक जो ऐसा शब्द आया है, उसी शब्द में आपको पूरे भाव को प्रकट करना है। तो ये तमाम चीज वहां का जो डिजाइन एक्टर है वो कर पाएगा। लेकिन अगर आप अमेचर थिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी वहां काम कर रहे हैं जहां शिक्षित यानी एक डिजाइन एक्टर आपके पास नहीं आए हैं, बल्कि प्रैक्टिस करके आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें उनके साथ चल चल कर इनएक्ट करना पड़ जाता है। लेकिन इनएक्ट करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी तरीके से अदाकारों से एक्टिंग करवाएं। हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, उनका कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है, वो अलग ढंग से सोच रहे हैं। नाटककार ने एक नाटक लिख दिया, एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी, एक पूरा हमारे सामने नाटक रख दिया, उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर का वहां पे काम शुरू होता है कि डायरेक्टर एक्टर के साथ मिलकर के उस स्क्रिप्ट को नए सिरे से बनाता है, जिसे हम कहें कि नए तरीके से वो उस पूरे स्क्रिप्ट का, उस नाटक का क्रिएटर हो जाता है। कोई भी नाटककार जब शब्द लिखता है, यानी जब वो संवाद लिखता है, डायलॉग लिखता है, तो उसके दिमाग में उसका अपना सब टेक्स्ट होता है कि उसके इनर मीनिंग क्या है। उसने अपने ढंग से सोचते हुए किसी भी किरदार से जो डायलॉग बनवाया है, और वो डायलॉग उस कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। तो ये उसकी अपनी सोच थी, उस वक्त की थी जिस वक्त उसने लिखा था। लेकिन जब हिदायतकार यानी एक डायरेक्टर उसी लिखे हुए शब्द पे काम करता है, तो वहां पे वो साथ साथ बनाता चला जाता है, अपने नए सब टेक्स्ट को तैयार करता जाता है, और उस सब टेक्स्ट के साथ अदाकार जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स भी अपने एक सब टेक्स्ट पे खेलना शुरू करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्टर्स की सोच और डायरेक्टर के सोच के साथ कितना मेल खा रहा है, उनकी दोनों की सोच मिल रही है आपस में या नहीं। इसी का काम है थिएटर प्रोसेस में आकर, फ्लोर में आकर हम यहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कामयाब डायरेक्टर यानी एक माहिर डायरेक्टर किस तरह से स्क्रिप्ट के साथ, यानी अपने स्क्रिप्ट और उसके अंदर के जो बनाए हुए जो खाके हैं वो, और किरदार एक्टर के साथ वो कितना मेल खा रहा है और कितना उसके साथ काम कर पा रहा है। तो ये एक तरीका है। अब हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं कि हम
किसी नाटक को कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको तजुर्बे की बात बताऊं कि ज्यादातर काम थिएटर का, नाटक का, यानी वो लाइट डिजाइन हो, सेट डिजाइन हो या कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, तमाम चीजें ज्यादातर ग्रुप्स में एक डायरेक्टर ही करता है। यानी वो डायरेक्टर एक तरह से लाइट डिजाइनर भी हो जाता है, सेट डिजाइनर भी हो जाता है, कॉस्ट्यूम भी वही डिजाइन करने लग जाता है, तो वो ये काम करता है। लेकिन जिस जगह पे हम डिजाइनर को साथ में रखते हैं, मान लीजिए कि लाइट डिजाइन के लिए हमने किसी को रखा, तो अब लाइट डिजाइनर का जो है काम करने का तरीका या जो वो प्रोसेस है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे ख्याल में एक लाइट डिजाइनर को या एक सेट डिजाइनर को, खासतौर पे सेट डिजाइनर को, पूरे रिहर्सल प्रोसेस में साथ साथ रहना होगा। यानी एक सेट डिजाइनर को स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन से ही उसके साथ होना होगा, तब वो डायरेक्टर और एक्टर के मिजाज को समझ पाएगा, तब वो जाकर उस तरह के एक स्टेज मूवमेंट के लिए वो जगह दे पाएगा सेट के जरिए। मान लिया जाए कि एक कंसेप्चुअली डिजाइन करके कोई एक सेट डिजाइनर आ जाता है और वो एक सेट डिजाइन करके लाकर रख देता है हमारे सामने, लेकिन डायरेक्टर और एक्टर ने तो अलग ढंग से अपनी एक दुनिया बना ली थी, अलग तरीके से उसने सोच रखा था कि भाई इसका मूवमेंट